नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर अपने विशेषज्ञ मेहमान के साथ चर्चा भी करते हैं। आज हम भारत में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले और जॉर्डन द्वारा मुस्लिम ब्रदरहुड संगठन पर लिए बड़े फैसले पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री की दो टूक, कहा साजिश रचने वालों को मिलेगी कल्पना से परे सजा, भारत को नहीं तोड़ सकता कोई भी आतंकी हमला। आतंकी हमले के बाद एक्शन में सरकार, पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित, भारतीय नागरिकों को पाकिस्तान की यात्रा करने से परहेज की सलाह। रूसी सेना का कीव और खार्किव में बड़ा हमला, दक्षिण अफ्रीका का दौरा बीच में छोड़कर कीव लौटे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पुतिन से हमलों को रोकने की अपील। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान, ईरान द्वारा यूरेनियम संवर्धन छोड़ने की शर्तों पर ही अमेरिका के साथ समझौता संभव। नागरिक परमाणु कार्यक्रम पर ईरान को संवर्धित यूरेनियम आयात की मिल सकती है अनुमति। और आइए पहली बड़ी खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। भारत में कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादी हमले के बाद जहां एक ओर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए, वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों और उनको मदद पहुंचाने वालों को कड़ा संदेश दिया। इस सब के बीच पाकिस्तान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा बुलाई गई राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में भारतीय विमानों के लिए एयर स्पेस बंद करने जैसे फैसले लिए गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। Terrorism will not go unpunished. Every effort will be made to ensure that justice is done. ये संकल्प है दुस्साहस करने वाले दरिंदों को मिट्टी में मिला देने का। ये संकल्प है दुनिया के किसी कोने में मौजूद साजिशकर्ताओं को ढूंढकर अंजाम तक पहुंचाने का। ये संकल्प है मानवता के दुश्मनों को जड़ से उखाड़ फेंकने का। ये संकल्प है आतंकियों के आकाओं की कमर तोड़ देने का। दुनिया के सामने ये प्रतिज्ञा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिस पर पूरा देश अडिग है और मानवता में विश्वास रखने वाला हर व्यक्ति इस अभियान में साथ है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहलगाम हमले के बाद से सरकार लगातार एक्शन में है। आतंकियों की धरपकड़ के साथ इनके मददगारों पर वार जारी है। बुधवार को सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए। भारत ने पाकिस्तान पर वाटर के साथ साथ डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा जारी करने की सेवाएं तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी गई हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द माने जाएंगे। हालांकि चिकित्सा वीजा 29 अप्रैल 2025 तक वैध रहेगा। पाकिस्तान में मौजूद सभी भारतीयों को जल्द वापस लौटने को कहा गया है। पंजाब के अटारी, हुसैनावाला और सत की सीमा पर रिट्रीट समारोह के दौरान औपचारिक प्रदर्शन को कम करने का फैसला किया है। भारतीय गार्ड कमांडर अपने समकक्ष गार्ड कमांडर के साथ प्रतीकात्मक हाथ नहीं मिलाएंगे। समारोह के दौरान अब पहले की तरह बॉर्डर के गेट खोले नहीं जाएंगे।
भारत ने वाघा अटारी सीमा पर चेक पोस्ट बंद करने और सार्क वीजा छूट योजना को रद्द करने का फैसला किया है। भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। ये स्पष्ट संदेश है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं। इस बीच भारत ने विभिन्न देशों के राजनयिकों को दिल्ली में पहलगाम आतंकी हमले पर जानकारी मुहैया कराई। इन हमलों में पाकिस्तान की भूमिका के सबूत दिए गए। पीएम मोदी के संकल्प और एक के बाद एक फैसलों से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। सरकार आतंकियों और आकाओं को उनके जुर्म के लिए बड़ी और कड़ी सजा देने के लिए एक्शन मोड में है। इससे पाकिस्तान में खौफ पसरा हुआ है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल जी, जो घटना घटी है उसके बाद आज प्रधानमंत्री मोदी ने कड़ा संदेश दिया है आतंकवाद को लेकर और आतंकवाद के समर्थकों को लेकर के। इस सब के बीच भारत सरकार की ओर से कई सारे कड़े कदम भी उठाए गए हैं। क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, भारत में और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने शुरू से ये कहा है कि भारत एक ज़ीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म पॉलिसी का हमेशा उसको सपोर्ट करता है और उसको फॉलो करता है। तो भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान से लगभग 40 साल कम से कम जो है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म लगातार चलता रहा है। हमने देखा है कि 26/11 हो, चाहे उरी हो, चाहे आपने देखा कि पुलवामा का अटैक हो, तो पाकिस्तान से कभी भी ये टेररिस्ट जो वहाँ पर पनपे हैं, वहाँ बढ़ते हैं, वहाँ उनको सपोर्ट मिलता है, वो आकर के भारत में कुछ ना कुछ इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको अंजाम देते हैं। और ये पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी वॉर रहता है जिसको कहते हैं, और उसमें वो डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। और ये बात आपने देखा कि जब तहव्वुर राना को लाया गया, अभी अमेरिका ने भेजा है, तो 26/11 में तो उसके काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेंगी कि पाकिस्तान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट कितना है। तो एक अभी तक ये जितने हमने एविडेंस दिए थे उसको माना नहीं था उसने। तो अब ये जो जिस वक्त अभी हुआ है उसमें भी वहाँ के ही एक ग्रुप TRF जो है उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है अपनी। तो भी वो पाकिस्तानी 5 उसमें थे जो मार के गए वहाँ पे लोग, जिनको ढूंढा जा रहा है या मारा जाएगा। तो पाकिस्तान का हाथ हर चीज में है। ये बात भारत अच्छी तरह जानता है। देयर इज एविडेंस है उसका, और एविडेंस उनको देने का कोई फायदा नहीं। सारी दुनिया इस वक्त इसीलिए आपके साथ खड़ी है क्योंकि जो टेरर एक्ट हुआ है वो एक बिल्कुल अमानवीय तरह का एक्ट था, और कश्मीरी लोगों के लिए ये बहुत बड़ा एक मैं कहूँगा नुकसान उनके लिए और भी ज़्यादा होगा इससे, क्योंकि वो टूरिज्म के ऊपर पूरा डिपेंड करते हैं। और आज तक इस तरह की बातें कमी हुई हैं कि टूरिस्ट के पर ओपनली इस तरह का अटैक किया जाए। तो उससे पाकिस्तान 2-3 चीज़ों को बताना चाहता है। एक तो पाकिस्तान के अंदर खुद उनकी जो आर्मी है, जो वहाँ की रियल रूलर है, उसकी खिलाफत है काफ़ी हद तक, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत काफ़ी ख़राब है। उनके यहाँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, डिसेंशन है, आप जानते हैं कितनी समस्याएं हैं। और आर्मी जो है वो अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ के लोग काफ़ी उससे भी, तो उसको किस तरह से वापस लाया जाए उसके लिए उसने फिर से ये एक कदम उठाया है, ताकि इसके चलते भारत रिएक्ट करेगा और पाकिस्तान में जो इस तरह के डिफरेंसेस हैं लोगों के वो कम हो जाएंगे। तो आर्मी अनिल जी इस सब के बीच जो कदम भारत की ओर से उठाए गए हैं, कई सारे कदम हैं जिसमें जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पर जो रिट्रीट होती हैं उनको लेकर के कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये सिंधु जल समझौते को जो निलंबित करने का फैसला है, ये कितना महत्वपूर्ण है और कितना ये पाकिस्तान पर चोट करेगा? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको याद है कि 1960 की जो ट्रीटी है, भारत ने एक बार 1948 में जब पाकिस्तानियों ने अटैक किया था मुजाहिदीन ने, तो उस वक्त पहली बार सस्पेंड करी थी ये ट्रीटी। और उसके बाद में ये पाकिस्तान यूनाइटेड नेशंस में चला गया और वहाँ 1960 में फिर से ये एक ट्रीटी हुई जिसमें जो वेस्टर्न 3 रिवर हैं, जिसमें सिंधु है, चेनाब है और झेलम है, इन 3 रिवर का 80% पानी जो है पाकिस्तान को जाता है। और रावी, ब्यास और सतलज 3 रिवर ईस्टर्न रिवर्स हैं, वो भारत में पानी आता है उसका। लेकिन भारत के थ्रू होकर के जा रही हैं ये सारी रिवर्स, तो भारत का उसमें कंट्रोल है। लोअर राइपेरियन स्टेट है, तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं वो 90% पूरा इसी पानी के ऊपर में उनका एग्रीकल्चर, उनका पावर प्रोडक्शन और उनका जो सस्टेनेंस है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है।
तो अगर पूरी तरह आप रोके भी नहीं, उसका टाइमिंग को चेंज कर दें, कम और आगे बढ़ा दें, तो उनका फसलों पे और हर चीज के ऊपर, वहाँ की जो डे टू डे लिविंग है लोगों की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा असर हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि ये भारत का एक डिप्लोमेटिक लेकिन बहुत फर्म जो है डिसीजन लिया गया है कि वहाँ इसको पर सस्पेंड कई किया इलाकों में बाढ़ भी आती है और भारत का जिस तरह से इसमें नियंत्रण है, और भारत इस संधि की तरह संधि के हिसाब से अगर नियंत्रण ना करे तो ये भी क्या पाकिस्तान के लिए एक बड़ी समस्या हो सकती है? बिल्कुल वही मैंने कहा ना कि कब उस पानी को छोड़ा जाए और कब उस पानी को डाइवर्ट किया जाए। तो अब तक हम पूरी ट्रीटी के जितने भी पहलू हैं उसको हम सपोर्ट करते रहे, उसको फॉलो करते रहे। इंडस वाटर ट्रीटी हमारे पाकिस्तान के साथ लड़ाइयों के बावजूद कभी नहीं खत्म हुई। आप ये देख लीजिए, इतनी लड़ाइयां हम पाकिस्तान के साथ हुई लेकिन उसके ऊपर असर नहीं हुआ। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, तो वो हमारे ऊपर अगर इस तरह खून की नदियां बहाएंगे और हमसे एक्सपेक्ट करें कि हम उसी तरह से उनके साथ चलते रहेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो जो हमारे पास जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस हैं उनको भारत ने पूरी तरह से इस्तेमाल किया है एज फर्स्ट है। अनिल जी, एक सवाल और उठता है कि अच्छा होता है कि पाकिस्तान सामने आता, अपनी गलती स्वीकार करता, ये सब जो हादसा हुआ है इसको लेकर के वो अपनी बात आपने जब उनको पूरी तरह से 26/11 के लिए हमने डोसियर बना बना के कितनी बार दिया, जब पठानकोट और इधर उधर जब हुए तो हमने कहा जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करिए आप हमारे साथ, तो वो उसको आपकी वीकनेस समझते हैं। तो वो अभी आज जो उनका स्टेटमेंट आया उसमें भी उन्होंने इस तरह की बात की है। तो लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये वहाँ की जो डीप स्टेट, जिसका मतलब उनकी आर्मी और उसकी इंटेलिजेंस है, उनकी जो रोजी रोटी है वो एंटी इंडिया कैंपेन के ऊपर ही चलती है। तो वो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो आपसे आके कहेंगे कि साहब हमसे गलती हो गई। तो एडमिशन ऑफ गिल्ट है। लेकिन अभी तो हम बता रहे हैं कि हमने जब उनको पूरे के जो जिसको कहते हैं कि सारा एविडेंस भी प्रोवाइड करने के बाद में उसको नहीं मानते, वो उसको होल्ड नहीं करते हैं, तो आपके कहने का क्या एतबार करेंगे? वो तो बार बार उसको करेंगे। तो उनको सिर्फ वो कहते हैं ना छठे साक्षम समाचरे, तो उनको जैसा है उसको दंड उसी तरह का देना चाहिए और तभी वो उस बात को समझ सकता है। अब देखिए, ये अगर इंडस वाटर ट्रीटी की वजह से, सस्पेंशन की वजह से वहां के लोगों में रोष बढ़ेगा और वो समझेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो उन्हीं के लिए घातक है। जैसे आज की डेट में इन्होंने कश्मीरियत के नाम पर, कश्मीरी लोग को सपोर्ट करने के नाम पर वहां पर सारे टूरिस्ट फट जाएंगे, तो वहां के जो लोग हैं कश्मीरी लोग, उनको कितना बड़ा नुकसान होगा इससे। अनिल जी, अंतिम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हमला हुआ है, आतंकी हमला पहलगाम में, उसके बाद भारत ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने, और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का, भारत के नेताओं से अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने संपर्क भी किया, प्रधानमंत्री को कई लोगों ने फ़ोन भी किया है, तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को रखने में किस हद तक सफल हुआ है, इस वाले मामले को? देखिए, जहां तक मैं समझता हूं कि भारत आज की डेट में जो काउंटर टेररिज्म की खिलाफत करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस में भी एक कॉम्प्रहेंसिव कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म को फ्लोट किया था, वो आज तक पूरी तरह नहीं हो पाई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में खुद बोला था कि आज तक अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल कम्युनिटी टेररिज्म की डेफिनेशन तक को नहीं समझ पाई है, ना डिफाइन कर पाई है। तो भारत आज की डेट में सबसे आगे खड़ा है। हम सबसे आज सफर भी कर रहे हैं, लेकिन हम उस लड़ाई में सबसे आगे हैं। तो भारत की एक लीडरशिप है इसमें कि किस तरह हम टेररिज्म को काउंटर करेंगे, और इसीलिए सारी दुनिया देखती है और पाकिस्तान को सब समझते हैं कि ये एक टेरर प्रोन स्टेट है, टेरर सपोर्टिंग स्टेट है। सारे जितने भी डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं वो पाकिस्तान में पनाह पाते हैं, वहाँ उनकी फैक्ट्री बनी हुई है इस चीज़ की। तो इस बात का सारी दुनिया को इल्म है, और इसीलिए जो ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुई है, टेररिस्ट जो इंसिडेंट पहलगाम में हुई, उसकी वजह से आपने देखा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, सारे देश एक के बाद एक या तो उन्होंने फ़ोन पे बात की है या स्टेटमेंट दिए हैं, और वो भारत के सपोर्ट में हैं पूरी तरह से इसके अंदर। तो ये एक चीज़ है जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कितना आइसोलेटेड है। अनिल जी, जो पाकिस्तान के विभिन्न नेताओं की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया आ रही हैं, या पाकिस्तान सरकार जिस तरह से इसमें अपना रिएक्शन दे रही है, कहीं ना कहीं ये लगता है कि पाकिस्तान बौखला गया है पूरे भारत के कदमों से। देखिए, पाकिस्तान ये सोचता है कि भारत शायद कोई बड़ा एक्शन नहीं लेगा हमेशा, और ये एक तरह की हमने खुद ही अपने ऊपर लक्ष्मण रेखा खींच रखी थी, लेकिन वो तो हमारी रेखा है, हम उसको कभी भी आगे बढ़ा सकते हैं।
तो ये बात जो है, और भारत अब वो सुनने वाला नहीं है उनकी बातें। कब तक आप इस तरह की चीज़ों को बार बार बर्दाश्त करते रहेंगे? तो देखिए, जो डिप्लोमेटिक एक्शन लिया है 5 पॉइंट का, वो बड़ा डेफिनेटिव है और उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ेगा, और वो इम्पैक्ट वहाँ फील कर रहे हैं लोग, और इसीलिए वो रेटल्ड कंट्री है, जो बौखलाया हुआ जैसे आपने कहा, और इसीलिए वहाँ की जो सरकार है उसके स्टेटमेंट आ रहे हैं। बड़ी बात यह है, पाकिस्तान की सीधी सी बॉटम लाइन ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस की कोई वहाँ ना औकात है, ना उनकी कोई बात सुनता है। वो कुछ भी बोलते रहे, वो खाली, लेकिन उनका असली जो करता धरता है, उनका मालिक है, वो है पाकिस्तानी सेना। आर्मी और जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले ऐसी बकवास टीवी के ऊपर अपने वहां जाकर रिकॉर्ड किया, उन्होंने जिस तरह की बातें करी, वो भी एक तरह का मैं समझता हूँ एक ट्रिगर था जिसकी वजह से इंसिडेंट हुआ होगा। ठीक है, अनिल जी आप हमारे साथ बने रहिए। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जॉर्डन ने एक कड़ा फैसला लेते हुए हमास के प्रेरणा स्रोत मुस्लिम ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने ब्रदरहुड के सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। हमास ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। ये कदम इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। दरअसल जॉर्डन की खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की ऐसी साजिशों का खुलासा किया है जिसमें वो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले 18 महीने से जारी जंग में इजराइल ने हमास की कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश जॉर्डन ने उसके प्रेरणा स्रोत संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड पर करारा प्रहार किया है। जॉर्डन की सरकार ने ब्रदरहुड पर प्रतिबंध लगाते हुए देश में इसके सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। दरअसल हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा एक ही है। हमास ने इस कार्रवाई का विरोध किया है। ये कदम इजराइल हमास युद्ध के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड इजराइल के गाजा हमले का खुलकर विरोध करता है। संगठन के आह्वान पर जॉर्डन में युद्ध के विरोध में अक्सर प्रदर्शन की बात सामने आती रहती है। खुफिया एजेंसियों ने मुस्लिम ब्रदरहुड की ऐसी साजिशों का खुलासा किया है जिसमें वो देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह की तैयारी कर रहे थे। अधिकारियों का कहना है कि ब्रदरहुड के सदस्य छुपकर काम कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर कर सकती हैं। हालांकि संगठन की राजनीतिक शाखा इस्लामिक एक्शन फ्रंट IAF पर पाबंदी को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। पिछले साल हुए चुनाव में पार्टी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 138 सदस्यीय संसद में 31 सीटें हासिल की थीं। इस्लामिक मूल्यों और शरिया कानून पर जोर देने वाले समूह मुस्लिम ब्रदरहुड पर कई अरब देशों में प्रतिबंध है, लेकिन जॉर्डन में दशकों से कानूनी रूप से ये संगठन काम कर रहा है। सुन्नी विचारधारा वाला ये संगठन है। खिलाफत की स्थापना इसका मुख्य लक्ष्य रहा है। समूह जॉर्डन के शहरी इलाकों में काफी लोकप्रिय है। समूह दशकों पहले सार्वजनिक रूप से हिंसा का रास्ता छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके का उपयोग करके अपने इस्लामिक लक्ष्यों के हासिल करने की बात कहता है। हालांकि विरोधी इसे आतंकवादी संगठन मानते हैं। इसे मिस्र में भी आतंकवादी संगठन करार दिया गया है, जहां इसकी शुरुआत 1920 के दशक में हुई थी। जॉर्डन ने 25 साल पहले इजराइल के साथ एक शांति समझौता किया था, जिसके तहत जॉर्डन ने हमास को देश की सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इसे निष्कासित कर दिया था। अब सरकार ने हमास के समर्थक समूह पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। हालांकि संगठन पिछले चुनाव में पार्टी की जीत को लोकप्रिय जनमत संग्रह के तौर पर देखता है। उसका मानना है कि जनादेश
हमास के समूह के समर्थन की पुष्टि करता है। अनिल कुमार तिरगुनायत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अनिल जी, ये जो जॉर्डन सरकार का फैसला है मुस्लिम ब्रदरहुड को बैन करने का, उनके कार्यालय वहाँ पर बंद करने का, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जॉर्डन एक ऐसा देश है जहाँ पर ये मुस्लिम ब्रदरहुड बहुत सालों से वहाँ पर रहा है, और जैसा आपकी रिपोर्ट ने बताया है कि उनका एक पॉलिटिकल आर्म जो है इस्लामिक एक्शन फ्रंट, वो काफ़ी पॉपुलर भी है, और बल्कि दूसरे नंबर का वहाँ की जो पार्लियामेंट है और उसके अंदर दूसरे नंबर का उनका हिस्सा है। तो ये एक जितने भी जब से 18 महीने कहिए या पहले से, तो मुस्लिम ब्रदरहुड पूरी तरह से एक पॉलिटिकल इस्लाम को सपोर्ट करता है, जैसा आप जानते हैं। और जॉर्डन जो है वो एक किंगडम है, हाशिमाइट किंगडम जॉर्डन है। तो वहाँ पर 60 से 65% लोग जो हैं वो पैलेस्टीनियन मूल के हैं। हालांकि वो जॉर्डनियन सिटीजन्स हैं, लेकिन वो पैलेस्टीनियन हैं। तो उनको जो वहाँ पे इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई चल रही है, उससे जो वहाँ पर सिविलियंस की जो दुर्दशा है, उसके खिलाफ यहाँ पर जॉर्डन में बार बार इस तरह के डेमोन्स्ट्रेशंस होते रहे, प्रोटेस्ट होते रहे हैं, और इवन सरकार के खिलाफ भी कई बार प्रोटेस्ट हुआ। वो ये कहते हैं कि सरकार पूरी तरह से जो है इजराइल को अपोज नहीं कर रही है। तो इसीलिए ये मुस्लिम ब्रदरहुड के जो ग्रुप थे, कुछ दिन पहले वहाँ पे 16 लोग जो हैं उनको पकड़ा गया, और वो ऐसा सुनने में आया कि उनके पास काफ़ी विस्फोटक पदार्थ मिले, कुछ ड्रोन का अटैक कोशिश कर रहे थे जॉर्डन के अंदर खास तौर से, या वो वहाँ से पैलेस्टाइन, बिकॉज जॉर्डन और पैलेस्टाइन जुड़े हुए हैं जैसा आप जानते हैं जी। तो वहाँ पर ये इस तरह करने की बात थी, इसीलिए वहाँ की जो फोर्सेज हैं जो बड़ी अलर्ट रहती हैं हमेशा, इंटेलिजेंस उनकी बहुत अच्छी है, तो उन्होंने इनको बैन किया है पॉलिटिकली। अब इस्लामिक एक्शन फ्रंट को अभी तक ओपनली ये नहीं पता लगा है कि उसको भी बैन करेंगे या नहीं करेंगे, या लेकिन हालांकि उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है पब्लिकली कि हमारा इस चीज़ से जो जिस तरह के लोग ये हैं वायलेंस वाले, उनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है। तो लेकिन यह है कि मुस्लिम ब्रदरहुड जो है एक पॉलिटिकल इस्लाम को मानता है, इसीलिए जो गल्फ के कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने नाम लिया कि वहाँ पर बैन है, तो बैन मेनली इसीलिए है। अब एक इजिप्ट में इसका पैदा हुआ था, लेकिन जब अरब स्प्रिंग हुई तो 2011 में आपने देखा जब इलेक्शन हुए तो मुस्लिम ब्रदरहुड का प्रेसिडेंट वहां पर बना मोर्सी, मोहम्मद मोर्सी, और उसके बाद में खैर आर्मी ने उसको दोबारा से हटा दिया और जो उनको सजा दी गई। लेकिन यह है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, जैसे कतार में है, वो वहाँ पर है, इस तरह टर्की मुस्लिम ब्रदरहुड। तो अनिल जी, इस सब के बीच सवाल ये आता है कि हमास के लिए ये कितना बड़ा झटका है मुस्लिम ब्रदरहुड का जॉर्डन में बैन होना? देखिए, मैं नहीं समझता कि जॉर्डन से उनको कोई बहुत बड़ा फ़ायदा है, एक्सेप्ट एक तरह से जो एक इमोशनल सपोर्ट कहिए, या उनको थोड़ा बहुत मटेरियल सपोर्ट जो मिलता होगा उससे, या फाइटर्स के रूप में, तो ये ज़रूर हो सकता है वहाँ पर। लेकिन उससे ये उनकी जो उनसियत है या उनका सपोर्ट है हमास के लिए वो रहा है, और हमास उसको सपोर्ट करते रहा है मुस्लिम ब्रदरहुड को। लेकिन डायरेक्टली उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो किंग जॉर्डन के जो किंग है वो भी इजराइल की जो बात है, हालांकि हमास को वो अपोज करते हैं, लेकिन वो जो इजराइल के एक्शंस हैं उसके खिलाफ करते हैं, या जो चाहे वो अल-अक्सा मॉस्क के कस्टोडियन भी हैं, जैसा आप जानते हैं जेरूसलम के अंदर में, तो वो वहाँ पर जो वायलेशंस होते हैं उसमें तो जॉर्डन की हालांकि पीस ट्रीटी है इजराइल के साथ, लेकिन उसके बावजूद दोनों के बीच में इस पैलेस्टीनियन इशू को लेकर के काफ़ी बड़ा मनमुटाव है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। तो उसमें ये है जी। ठीक है अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और दोनों ही विषयों पर अपना महत्वपूर्ण विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार हम आपको आज की कुछ और महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। ये तो बड़ी समझदार, बड़ी होशियार, वही टेस्ट का असली टेस्ट एमडीएच, जिस जगह लिखते हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हिंदुओं को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले पर वैश्विक मीडिया की कवरेज ने एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं।
इस बीच अमेरिकी संसद की हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के बहुमत पक्ष ने न्यूयॉर्क टाइम्स को आड़े हाथों लिया है। कमेटी ने ट्वीट करके कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहलगाम में हुए हमले को आतंकी हमला कहने के बजाय मिलिटेंट्स यानी उग्रवादियों द्वारा हमला बताया, जो पूरी तरह गलत है। हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने साफ कहा कि चाहे भारत हो या इजराइल, आतंकवाद को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स हकीकत से कोसों दूर है। कमेटी ने न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन को ठीक करते हुए लिखा, ये साफ साफ आतंकी हमला था। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं इस वक्त की कुछ और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप इन खबरों को देखिए और हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। रूस ने बुधवार देर रात कीव और खार्किव में बड़ा हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों की निंदा की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हमलों को रोकने की अपील की। ट्रंप ने कहा कि हर हफ्ते 5000 सैनिक मारे जा रहे हैं। उन्होंने पुतिन से शांति समझौता करने की भी अपील की। जहां एक और रूस ने बुधवार रात राजधानी कीव और खार्किव में मिसाइलों और ड्रोनों से बड़ा हमला किया, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर आरोप लगाया है कि वह रूस के साथ शांति की कोशिशों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दरअसल क्रीमिया को रूसी हिस्सा बताने के विरोध में ज़ेलेंस्की अड़ गए हैं, जिस कारण ट्रंप ने कहा है कि पुतिन की तुलना में ज़ेलेंस्की से निपटना अधिक कठिन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की सरकार और रवांडा समर्थित M23 विद्रोहियों ने एक व्यापक शांति समझौते की दिशा में काम करते हुए लड़ाई रोकने पर सहमति जताई है। यह जानकारी उनके संयुक्त बयान में दी गई है। कतर की राजधानी दोहा में वार्ता के दौर के बाद ये घोषणा की गई है। दक्षिण कोरिया के अभियोजकों ने गुरुवार को कहा है कि उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति मून जे इन पर एक एयरलाइन में उनके दामाद की नियुक्ति से संबंधित भ्रष्टाचार के आरोप में अभियोग लगाया है। जोंजू जिला अभियोक्ता कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि मून पर अपने दामाद को एक एयरलाइन में नौकरी दिलाने के संबंध में 217 मिलियन वॉन प्राप्त करने के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। ब्रिटेन ने रक्षा और आंतरिक मंत्रालय तथा जनरल इंटेलिजेंस निदेशालय सहित 12 सीरियाई सरकारी संस्थाओं पर से अपने प्रतिबंध हटा लिए हैं। ये कदम हयात तहरीर अल शाम STF सशस्त्र समूह द्वारा 13 साल से अधिक समय तक चले युद्ध के बाद राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने के 4 महीने बाद उठाया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक साक्षात्कार में कहा है कि अगर ईरान ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत के दौरान कोई समझौता करना चाहता है और सशस्त्र संघर्ष के खतरे को टालना चाहता है तो उसे सभी परमाणु संवर्धन को त्यागना होगा। रूबियो ने कहा, अगर ईरान नागरिक परमाणु कार्यक्रम चाहता है तो वो कोई अन्य देशों की तरह संवर्धित यूरेनियम आयात कर सकता है।